भारत में सैलाब की डरावनी विभीषिका पर एक लेख लिखा है। लेखक हैं डॉक्टर सत्येंद्र किशोर मिश्र जी। आप उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आज अनंत यात्रा में इनके इस लेख को सुनते हैं कि इन्होंने सैलाब की डरावनी विभीषिका पर क्या कहा। साल दर साल सैलाब की विभीषिका भारत के बड़े भूभाग में तबाही मचाती है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य खास तौर से दुष्प्रभावित होते रहे। बाढ़ का कहर नागरिकों के साथ ही पशुओं, बुनियादी सुविधाओं और पर्यावरण की बर्बादी करता है। भारत की भौगोलिक बनावट और जलवायु इसे दुनिया का सर्वाधिक तथा बार बार प्राकृतिक आपदा संभावित क्षेत्र बनाती है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से बाढ़ की विनाश लीला बढ़ती जा रही है। बादल फटने से भारी बारिश की आवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, तीव्र शहरीकरण और अतिक्रमण जैसे कारण बाढ़ की बारंबारता तथा विभीषिका को बढ़ाते हैं। इस बार तो खैर असम और बिहार कोरोना त्रासदी के साथ ही बाढ़ की त्राही यानी कि दोहरा संकट झेल रहे हैं। उत्तरी बिहार के 10 जिलों में 55 प्रखंडों की 6.3 लाख आबादी तिब्बत और नेपाल से होकर बिहार में बहने वाली गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, बुधई, कमला बलान आदि नदियों में सैलाब की तबाही से त्रस्त है। उधर असम का 40% हिस्सा जलमग्न है। इसके 26 जिलों की 26.3 लाख आबादी ब्रह्मपुत्र की बाढ़ की प्रचंड विनाश लीला झेल रही है। गौरतलब है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ के कारण अलग अलग होते हैं। मानसून की भारी बारिश भारत में बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण है। भारी बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से उत्तर तथा पूर्वोत्तर की नदियों में उफान आता है। हाल के दिनों में पर्वतीय राज्यों में बादल फटने की बढ़ती घटनाएं परेशान कर रही हैं। वर्ष 2017 में माउंट आबू में एक दिन में ही 700 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि 300 वर्षों का रिकॉर्ड था। वो टूट गया। बाढ़ से होने वाले जनमाल के नुकसान का हिस्सा प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुल हानि का आधे से अधिक होता है। भारत का 15% भूभाग बाढ़ संभावित क्षेत्र में आता है। भारत सरकार के वर्ष 1976 में स्थापित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार देश के 329 मिलियन हेक्टेयर एरिया में से 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल बाढ़ संभावित क्षेत्र हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के भूभाग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में फैले, वे सब सैलाब का सितम झेलते हैं। हालांकि इसमें भी बिहार और असम सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य। बाढ़ के कारण औसतन प्रतिवर्ष 2000 से अधिक जाने जाती है और लगभग 18 लाख हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचता है। इसके साथ ही 1800 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान होता है। एशियन विकास बैंक का अनुमान है कि साल 1990 से साल 2017 के मध्य भारत में जो बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है वो है कुल $54.63 मिलियन। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बाढ़ से वर्ष 1970 और वर्ष 1980 के दशक में कुल नुकसान जीडीपी का 0.86% था। हालांकि मौजूदा दशक में यह नुकसान घटकर जीडीपी के 0.1% पर आ गया है। अर्थव्यवस्था के बढ़ने और उसके आकार को ध्यान में रखते हुए यह नुकसान कम नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में नदी की तली में रेत या गाद जमा होने से उनके जल प्रवाह की क्षमता घटती है। इससे जलधाराएं चौड़ी होती जाती हैं। बिहार में कोसी और गंडक सहित अन्य नदियों में गाद जमने से बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के पाट फैलकर 2 किलोमीटर से 14 किलोमीटर तक हो गए हैं। यह असम में ब्रह्मपुत्र की बाढ़ का बहुत बड़ा कारण है। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन भी फ्लैश फ्लड का प्रमुख कारण है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के अक्सर अपवाह तंत्र में रुकावट आती है। इसके कारण झीलें टूट जाती हैं, सैलाब की परिस्थितियां बन जाती हैं। इसका हालिया उदाहरण है केदारनाथ की आपदा,
जिसमें अप्रत्याशित रूप से लगभग 6,000 मौतें हुई थी। इसी तरह भारी वर्षा और चक्रवात जैसे प्राकृतिक खतरे और नदी तटों तथा जल निकायों का अतिक्रमण भी बाढ़ के कारण बनते रहे। फिर शहरों में ड्रेनेज सिस्टम पर अतिक्रमण और उनका सही रखरखाव व साफ सफाई न होना जल जमाव का कारण बनता है। अक्सर देखा गया है कि भारी बारिश जान माल को नुकसान पहुंचाती है और आफत टूटती है। मसलन वर्ष 2015 में चेन्नई में ड्रेनेज सिस्टम की विफलता बाढ़ का प्रमुख कारण बनी, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए। दरअसल बढ़ते सैलाब के खतरे स्मार्ट सिटी के चेहरे को बदरंग करते हैं। सैलाब की मार से सड़कें और पुल टूट जाते हैं, यहां तक कि घर, स्कूल और सामुदायिक भवन नष्ट हो जाते हैं। संचार और बिजली के आदि नेटवर्क सहित संपत्ति बर्बाद हो जाती है। जल भराव में फसलें बर्बाद होने से कृषि उत्पादन घट जाता है। किसान, मजदूर और आम आदमी की गरीबी इससे बढ़ती है। इसके अलावा दुधारू पशुओं पर खतरा होता है। किसानों को वो जो परेशान करता है। दूषित पेयजल और जल जमाव से अनेकों संक्रामक बीमारियां मसलन डायरिया, वायरल संक्रमण, मलेरिया और कई अन्य बीमारियों से मुश्किलें बढ़ती हैं। राज्य के संसाधन बाढ़ प्रभावित आबादी के बचाव और पुनर्वास के लिए इस्तेमाल करने होते हैं। बाढ़ की समस्या का समाधान इसके रोक और पुनर्वास उपायों में निहित है। बाढ़ से निपटने की तैयारी में इसका पूर्वानुमान महत्वपूर्ण होता है। इससे निपटने के लिए सभी तरह के संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपायों पर जोर दिया जाना चाहिए। इससे निपटने के विकल्पों की तैयारी भी रखनी चाहिए। प्राकृतिक अपवाह तंत्र की फिर से स्थापित करना मजबूरी हो गई है और बहुत जरूरी भी है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान जोखिम को कम करने का शुरुआती और जरूरी कदम है। बाढ़ की पुरानी घटनाएं और इसके क्षेत्र, अवधि और कवरेज का संकेत देते हैं। बेहतर भू प्रयोग प्रबंधन और तटबंधों की मरम्मत से जीवन और संपत्ति का खतरा कम किया जा सकता है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में किसी भी बड़े विकास और निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अस्पताल व स्कूल जैसे महत्वपूर्ण सुविधाएं सुरक्षित क्षेत्रों में स्थापित की जानी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में तालाबों, झीलों या निचले इलाकों जैसे जल धारण क्षेत्रों का निर्माण किया जा सकता है। बाढ़ प्रभावित सभी क्षेत्रों की रक्षा करना चूंकि व्यावहारिक नहीं होता है, इसलिए बाढ़ से निपटने के तरीकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए समुदाय को शामिल करना जरूरी है। हताहतों की संख्या जोखिम वाले क्षेत्रों में आबादी से संबंधित होती है। उन क्षेत्रों में जहां पहले से ही रिहायशी इलाके हैं या रिहायशी लोग हैं, सुरक्षित स्थलों में स्थानांतरित करने के उपाय करके सैलाब से मौतों की संख्या को घटाया जा सकता है। अचानक आए सैलाब से बचाव की तैयारी, तटबंध का अध्ययन, तैयारी और आपातकालीन कार्य योजना व आपदा प्रबंधन योजना आदि विकसित किए जाने की जरूरत है। भवनों का निर्माण ऊंचे क्षेत्रों में ही किया जाना चाहिए। वनों व वनस्पति की सुरक्षा, धाराओं की सफाई और जल धारण क्षेत्रों में तालाबों व झीलों के संरक्षण आदि से अपवाह की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। जहां जरूरी हो, तटबंधों और बांधों के निर्माण से भी बाढ़ की रोकथाम के उपाय किए जाने चाहिए। कुल मिलाकर आवश्यकता है सैलाब की विभीषिका से बचाव हेतु बेहतर प्रबंधन और दीर्घकालीन ठोस उपाय करने की।